नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है रेडियो उड़ान पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम लेते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से आ रही विभिन्न खबरों का जायजा विस्तार से, और साथ ही इस शो में हम सुनते हैं DEPWD MSJE डिपार्टमेंट से आ रही फेसबुक अपडेट्स, जो कि हमें देती है लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस शो से मिलने वाली जानकारी से आप सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपडेटेड हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसे जानकारी पूर्ण ऑथेंटिक कार्यक्रम रेडियो उड़ान आपके लिए समय समय पर लेकर आता ही रहता है, और साथ ही रेडियो उड़ान पर आप सुनते हैं मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम भी, जिसमें आप सुन सकते हैं हिंदी बॉलीवुड म्यूजिक से लेकर तमाम इंटरेस्टिंग डिसेबिलिटी जगत से जुड़े ऐसे शोज जिसमें कई विभिन्न चर्चाएं भी शामिल होती हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो उड़ान इस समय ऐप पर नहीं सुन रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि रेडियो उड़ान की अपनी एक ऐप भी है, जिसे आप प्ले स्टोर या गूगल ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर यानी www.radioudan.com पर जाकर रेडियो उड़ान को लाइव भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ इसे कई लाइव स्ट्रीमिंग एप्स पर भी लाइव प्ले किया जाता है। लेकिन अगर आप कहीं कोई शो मिस कर देते हैं और आप चाहते हैं उसे फिर से सुनना, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को, जिसके लिए आपको क्या करना है, बस जाएं YouTube पर, टाइप करें रेडियो उड़ान और अपने फेवरेट शो का नाम और सर्च करें अपना मिस्ड एपिसोड, और इस तरह आप मिस नहीं करेंगे अपना फेवरेट शो। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि रेडियो उड़ान अवेलेबल है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा और ट्यूनइन पर भी। दोस्तों, हाल फिलहाल के दिनों में हम अपने आसपास कई बदलाव महसूस कर सकते हैं, जैसे कि वातावरण में बदलाव, मानसिकता में बदलाव, चर्चाओं, विचार विमर्शों में बदलाव। तो हम आशा करते हैं कि इस बदलाव के सीजन में हम डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े सही सवाल पूछ सके, सही चर्चाओं को सही लोगों तक पहुंचा सके, और समानता, समावेशिता जैसे मुद्दों को हम सही दिशा में ले जा सके। दोस्तों, इसी प्रयास की एक कड़ी है हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। तो आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए बढ़ते हैं आज के शो की हेडलाइंस की तरफ। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियमों में किए नए संशोधन। NPRD ने नए संशोधनों की कड़ी आलोचना। दिल्ली सरकार दिव्यांगों को देगी हर माह 5,000 रुपए की पेंशन, आतिशी कैबिनेट ने लगाई मुहर। वेल्लोर के ई सेवा केंद्र को जल्द ही दिया जाएगा एक रैंप। दिल्ली सरकार बनाएगी विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत। सुनेंगे जॉब ओपनिंग के बारे में। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में पिछले 7 महीनों से नहीं बन रहे हैं विकलांगता प्रमाण पत्र। विशेष नौकरियों की भर्ती में अनुभव में छूट की मांग को लेकर विकलांगों का DLB पर धरना। बेंगलुरु में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरी विकलांग महिला, वीडियो सामने। लैंसेट की नई रिपोर्ट के आंकड़े हो सकते हैं डरावने। भोपाल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुनील पांडे ने किया रिसर्च साझा। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर आती है, सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियमों में किए नए संशोधनों को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीडिया में पूजा खेड़कर मामला काफी उछला, और इसके बाद कई जगहों पर कई नियमों पर पुनर्विचार होने लगा। अब आपको ये सूचित कर दे कि सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियमों में नए संशोधन लागू किए हैं, जिसका उद्देश्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान यानी कि UDID कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है। अब नए नियमों के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति UDID पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने जिला चिकित्सा अधिकारियों या उन चिकित्सा सुविधाओं में आवेदन प्रस्तुत करना होगा जहां उनका इलाज किया जा रहा है।
संशोधनों में रंग कोडित यूडीआईडी कार्ड भी प्रस्तुत किए गए हैं जो दिव्यांगता के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। 40% से कम दिव्यांगता वालों को सफेद, 40 से 89% तक पीला तथा 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वालों को नीला रंग है। इसके अतिरिक्त ये नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि चिकित्सा अधिकारी इससे पता चलने के 3 महीने के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करेंगे। इसी के साथ 2 साल से अधिक अगर कोई आवेदन अनिर्णित रहता है तो उसे भी निष्क्रिय माना जाएगा और आवेदकों को फिर से आवेदन करना होगा। अपरिवर्तनीय दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के लिए स्थायी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जबकि समय सीमित प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों को दिए जाएंगे जिनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी खबर इन्हीं संशोधनों को लेकर आती है एनपीआरडी से। ये खबर है नई दिल्ली से। यहाँ पर नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड यानी एनपीआरडी ने बुधवार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार यानी आरपीडब्ल्यूडी नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों का कड़ा विरोध किया है और दावा किया है कि इससे दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाएगी। दिव्यांग लोगों के अधिकार से जुड़े इस संगठन ने बयान में संशोधनों को प्रतिगामी कहा है और चेतावनी दी है कि ये दिव्यांग लोगों के लिए अधिक बाधाएं उत्पन्न करेगा तथा आवश्यक सेवाओं तक, अधिकारों तक उनकी पहुंच में बाधा बन जाएगा। एनपीआरडी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा को 1 महीने से बढ़ाकर 3 महीने करने सहित नए नियमों से मौजूदा देरी और बढ़ जाएगी। उन्होंने इस प्रावधान की भी आलोचना की है कि जिसके तहत यदि किसी भी आवेदक का अनुरोध 2 वर्षों तक अनिर्णित रहता है तो उसे निष्क्रिय मान लिया जाएगा। इसे संगठन ने अस्वीकार्य तथा प्रणाली की विफलताओं के लिए एक अन्यायपूर्ण सजा बताया है। इसके अलावा उन्होंने प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करने को विशिष्ट दिव्यांगता पोर्टल के अनिवार्य उपयोग पर भी चिंता जताई है और कहा है कि इससे कई आवेदकों के लिए अधिक बाधाएं उत्पन्न होंगी। सरकार ने नए संशोधन नियमों को लागू करते हुए कहा कि इससे दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल हो जाएगी। लेकिन एनपीआरडी के अनुसार ये संशोधन जवाबदेही और पारदर्शिता अभाव जैसे मुद्दों के मूल कारणों को संबोधित नहीं करते हैं, जो पूजा खेड़कर के मामले में स्पष्ट रूप से सामने आए थे। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर आती है दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को 5,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का निर्णय ले लिया है। समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को ये जानकारी दी। श्री भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 60% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि मंत्री परिषद की बैठक में वित्तीय सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। समाज कल्याण विभाग को इस योजना को लागू करने का निर्देश भी दिया गया है, जिसके तहत 1 महीने के भीतर पंजीकरण शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। भारद्वाज ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में लगभग 10,000 व्यक्ति इस सहायता के लिए पात्र होंगे। श्री भारद्वाज ने आगे कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजने की जरूरत है, क्योंकि ये जनता का पैसा है जिसे विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण पर खर्च किया जाना है। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 2.34 लाख दिव्यांग व्यक्ति थे, जिनमें से लगभग 9 से 10,000 दिव्यांग व्यक्ति उच्च आवश्यकता वाले थे। इसके बाद श्री भारद्वाज ने वैश्विक संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया की 15% आबादी किसी न किसी तरह की विकलांगता से जूझ रही है। उन्होंने कहा इसमें लगभग 2 से 4% लोगों में इतनी गंभीर विकलांगता है कि वे उच्च विशेष आवश्यकताओं वालों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि विकलांगता शब्द का नकारात्मक अर्थ हो सकता है, लेकिन विकलांग व्यक्तियों को विशेष योग्यता वाले व्यक्ति के रूप में संदर्भित करने की दिशा में बदलाव बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि सरकार की नीतियां कानूनी अधिनियमों से ली गई हैं, इसीलिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुसार आधिकारिक शब्दावली विकलांग व्यक्ति ही रहेगी।
उन्होंने मीडिया को अपनी भाषा में अधिक विचारशील होने का आग्रह किया और अनुरोध किया कि वे अपनी रिपोर्टों में ऐसे व्यक्तियों को विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में संदर्भित करें। श्री सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार पर्याप्त सहायता प्रदान करने वाली भारत की पहली सरकार होगी। दोस्तों, खबर आती है तमिलनाडु के वेल्लोर से। यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि लोक निर्माण विभाग यानी PWD जल्द ही ई सेवा केंद्र के लिए रैंप का निर्माण शुरू करेगा। वेल्लोर कलेक्टर कार्यालय में ई सेवा केंद्र में दिव्यांगों के लिए रैंप नहीं है। वेल्लोर कलेक्टर कार्यालय में मीडिया द्वारा दिव्यांगों के लिए ई सेवा केंद्र तक पहुंच के लिए रैंप की कमी और वेल्लोर कलेक्टर कार्यालय में शौचालयों की ओर जाने वाले रैंप पर ताला लगा होने की बात को उजागर किया गया था, जिसके बाद जिला कलेक्टर VR सुब्बुलक्ष्मी ने अधिकारियों को दोनों मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। कलेक्टर कार्यालय के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि लोक निर्माण विभाग यानी PWD जल्द ही ई सेवा केंद्र के लिए रैंप का निर्माण शुरू करेगा। शौचालयों की ओर जाने वाले रैंप के गेट्स भी खोल दिए जाएंगे। व्हील चेयर पर रहने वाले के वीर पांडियन ने इन मुद्दों को हल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर का आभार व्यक्त किया। दोस्तों, खबर एक बार फिर से है दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए समय पर और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विकलांग जनों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का फैसला ले लिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस पहल को मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी दे दी है। इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए CM आतिशी ने कहा, दिव्यांग लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली सरकार का ये ऐतिहासिक कदम है। विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी देकर हम दिव्यांग लोगों के हितों के लिए बेहतर सेवा करने के लिए न्याय प्रणाली में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय से दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय पाने और आने वाली चुनौतियों को कम करने में मदद मिलेगी और ये सुनिश्चित होगा कि उन्हें निष्पक्ष और त्वरित न्याय मिल सके। दिल्ली में न्यायिक सुधारों के संदर्भ में इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए CM आतिशी ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। विशेष अदालतों की स्थापना से न्यायिक प्रक्रिया में उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा और न्याय प्रणाली में उनका विश्वास मजबूत किया जा सकेगा। विशेष अदालतों के गठन से दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया में भी तेजी आने की उम्मीद है, जिससे अनावश्यक देरी और जटिलताओं से बचा जा सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इन अदालतों को दिव्यांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायिक कार्यवाही समावेशी तरीके से संचालित की जाए। इन विशेष अदालतों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। आतिशी जी आगे कहती हैं कि इन विशेष अदालतों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और उनके लिए अधिक सुलभ बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने इस फैसले को न्यायिक सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ये विशेष अदालतें न केवल दिव्यांग लोगों के हितों की रक्षा करेंगी, बल्कि समाज में समानता और न्याय के लिए नए रास्ते भी खोलेगी। दिल्ली सरकार दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ये विशेष अदालतें उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को
दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिक्वायरमेंट फॉर साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर यानी कि सांकेतिक भाषा दुभाषीय के लिए नौकरी का आवेदन खुला है। संगठन का नाम है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन और वेबसाइट है amtz.in। पद का नाम है सांकेतिक भाषा दुभाषिया साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर। अनुभव न्यूनतम 2 से 4 वर्ष का होना चाहिए। वेतन निगोशिएट किया जाएगा। नौकरी का स्थान है विशाखापत्तनम। इच्छुक और रेलेवेंट आवेदक अपना CV teamhr@amtz.in और साथ ही साथ hr@kihd.in पर साझा करें। CC में रखें pavanSai.kumar@amtz.in। याद रहे PAVANSAI.kumar@amtz.in। इस पोस्ट के लिए आवश्यक नोट: तेलुगु और अंग्रेजी में ज्ञान और कार्य अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, खबर है हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ सोलन से। नालागढ़ में पिछले करीब 7 महीनों से लोगों के विकलांगता प्रमाण पत्र ही नहीं बन रहे हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में पिछले अप्रैल से ही विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण लोग इससे मिलने वाले लाभों से भी वंचित हैं। यहाँ पर हर माह लगभग 15 से 20 लोग अपंगता प्रमाण पत्र बनवाते हैं, लेकिन पिछले अप्रैल से यहाँ पर कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बना है। इसका कारण बताया जाता है कि अभी साइट चल नहीं रही है, जिसके कारण ऑनलाइन आवेदन अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड होने के बाद जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जारी किए जाते हैं। साइट न चलने के कारण नालागढ़ अस्पताल के 150 से भी ज्यादा आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। प्रमाण पत्र बन जाने से लोगों को विकलांगता पेंशन मिलती है। विकलांग लोगों को नौकरी के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। हिमाचल परिवहन निगम की बसेस में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल पाती है, किंतु प्रमाण पत्र न बनने से कितने ही लोगों के लाभ रुके हुए हैं। भाजयुमो के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ धीमान और महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदु वैद्य ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में पूरी तरह से असफल है। उन्होंने हैरानी जताई कि केवल नालागढ़ खंड की साइट ही बंद है। लोगों को लाभ न मिल पाए, इसलिए सरकार ने जानबूझकर साइट बंद की है। इस विषय में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी का कहना हुआ कि साइट न चलने के कारण आवेदन लंबित पड़े हैं। इस विषय को लगातार जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से नियमित रूप से उठाया जा रहा है। जैसे ही साइट चलती है, विकलांगता प्रमाण पत्र बना दिए जाएंगे। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं राजस्थान के जयपुर से। यहाँ पर सफाई कर्मचारी की भर्तियों में अनुभव में छूट की मांग को लेकर विकलांगों ने DLB पर धरना आंदोलन किया। विकलांगों ने अपनी मांगों को लेकर DLB प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन उचित आश्वासन नहीं मिलने के कारण विकलांगों का DLB मुख्यालय के बाहर धरना जारी रहा,
जयपुर प्रदेश में करीब 28,000 पदों पर हो रही सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव में बाध्यता की छूट की मांग को लेकर विकलांग जन क्रांति सेना के नेतृत्व में प्रदेश भर के विकलांगों ने डीएलबी मुख्यालय के बाहर धरना दिया। भारी संख्या में धरने में पहुंचे विकलांगों का कहना था कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती की जा रही है उसमें विकलांगों को प्राथमिकता दी जाए। जो दोनों पैरों से विकलांग नहीं है, केवल एक पैर से विकलांग है, उसे सफाई कर्मी भर्ती में प्राथमिकता मिल सके। विकलांगों ने अपनी मांगों को लेकर डीएलबी प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उचित आश्वासन नहीं मिलने के कारण विकलांगों का डीएलबी मुख्यालय के बाहर धरना जारी रहा। दोस्तों, एक खबर सुनते हैं बेंगलुरु से। बेंगलुरु से एक विकलांग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है, जिसमें वो बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे में गिरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वीडियो पर जनता दल सेक्युलर ने एक्स पर लिखा है कि ब्रांड बेंगलुरु में आपका स्वागत है। उपेक्षा और गैर जिम्मेदारी के नए मानक स्थापित करने के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP को बधाई। दोस्तों, अब बारी है रेडियो उड़ान के मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पेजेंट के बारे में सुनने की। रेडियो उड़ान मिस्टर एंड मिस विजनरी सौंदर्य प्रतियोगिता प्रस्तुत करता है, जो दृष्टिबाधित समुदाय की प्रतिभा, आत्मविश्वास और विविधता का जश्न मनाते हैं। पूरी तरह से दृष्टिबाधित पुरुष और महिला, कम दृष्टि वाले पुरुष और महिला दोनों ही श्रेणियों के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। पहले विजेता को मिलेगा 21,000 रुपए और उप विजेता को मिलेगा 11,000 रुपए का प्राइज, और साथ ही मिलेगा मीडिया एक्सपोजर और रिकॉग्निशन। दोस्तों, उम्मीदवार की आयु 18 से 35 के बीच हो और उम्मीदवार अविवाहित हो। पूरी तरह से दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले वैध विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन कैसे करें? तो 1 मिनट का वीडियो और फोटो सबमिट करें। अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2024। अंतिम कार्यक्रम 16 फरवरी 2025 पंचकुला में होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आप जाएं www.radiodon.com पर या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9463668196 पर। कृपया इस ब्यूटी पेजेंट के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी साझा करें। दोस्तों, हाथ में फोन, घंटों तक एक ही स्थान पर बैठे रहना, बाहर का खाना, इन जैसी खराब जीवन शैली रीढ़ की हड्डी को कमजोर बना रही है, जो जवानी में भी बुजुर्ग होने की निशानी के रूप में सामने आ रही है। बीते 5 सालों में पीठ और कमर दर्द के मरीजों की संख्या में 30% तक बढ़ोतरी देखी गई है। यही नहीं, खुशीलाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट बताती है कि राजधानी में काम करने वाले कुल लोगों में 16% लोग कमर दर्द का सामना करते हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। भोपाल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुनील पांडे ने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में रिसर्च पेपर को साझा किया। इसमें दावा किया गया है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, धूम्रपान, अत्यधिक शराब पीना और खराब जीवन शैली ने कमर और पीठ दर्द की समस्या को बढ़ाने का काम किया है। यही वजह है कि बीते 5 सालों में पीठ और कमर दर्द के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ गई है। बेली फैट या जिनका पेट निकला होता है, उनका शरीर असंतुलित हो जाता है, जिससे लिगामेंट्स खींचते हैं। गलत तरीके से उठना बैठना, ऑफिस या घर में गलत तरीके से बैठना, बढ़ती उम्र में शरीर का लचीलापन कम हो जाना, इससे दर्द और बढ़ता है। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में खुद को समय न देना, एक्सरसाइज न करना, इससे हड्डियां और मांसपेशियों सहित कई चीजें कमजोर हो जाती हैं। कमजोर हड्डियां बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर को कमजोर बना देती हैं और मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं। दोस्तों, हर्निएटेड डिस्क रीढ़ के निचले हिस्से को कहते हैं। किसी वजह से ये बाहर निकल जाता है तो कमर दर्द का कारण बनता है। सीडेंट्री यानी सुस्त लाइफस्टाइल की वजह से स्पाइन से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। गलत तरीके से बैठने और लेटने से स्पाइन का कर्व नेचर प्रभावित हो रहा है। इस साल विश्व स्पाइन दिवस की थीम सपोर्ट योर स्पाइन है। इसके लिए
एक्टिव लाइफस्टाइल बेहद जरूरी है, जिससे स्पाइन के आसपास की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके, बोन्स को जरूरी सपोर्ट दिया जा सके। लेकिन दोस्तों, लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक का एक आंकड़ा आपको काफी डरा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक करीब 84 लाख लोग पीठ दर्द से परेशान होंगे और ऐसे में लोअर बैक पेन और आने वाले दिनों में हेल्थ केयर सिस्टम पर भी एक बड़ा बोझ हो सकेगा। समय पर इलाज न मिले तो विकलांगता तक आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। अब तक हम सुन रहे थे आज के शो में कवर की जाने वाली तमाम न्यूज जो विकलांगता जगत से जुड़ी है, और अब प्रोग्राम में बारी आ गई है नए नवेले सेक्शन की, जिसका नाम है DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट सेक्शन। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि इस सेक्शन के तहत हम DEPWD यानी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, MSJE यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से लेटेस्ट और ऑथेंटिक फेसबुक अपडेट्स साझा करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की पहली फेसबुक अपडेट की तरफ। ये अपडेट है दिव्य कला मेला के बारे में। दिव्य कला मेला यानी दिव्य आर्ट फेयर होने जा रहा है जबलपुर में, और इस समय जबलपुर में दिव्य कला मेला में आएगा वो खास चेहरा जिसने अपने अनोखे हास्य से पूरे देश को हंसाया है। जी हाँ, आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन अभय, जिनकी विकलांगता उनके हुनर की उड़ान को रोक नहीं पाई। वे अपनी कॉमेडी से आपके दिलों को छूने आ रहे हैं 25 से 27 अक्टूबर के बीच दिव्य कला मेले में। इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने के लिए आ जाए दिव्य कला मेला जबलपुर में, जहां हंसी और जीवन की प्रेरणा का जादू एक साथ मिलेगा। सब लोगों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार है, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका अपना कॉमेडियन अभय, और मैं आ रहा हूं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जबलपुर में आयोजित दिव्य कला मेले में। और मैं इस पूरे कार्यक्रम में दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से लेकर 27 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर आप सभी का मनोरंजन करके आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देश का दिव्यांग भी तरक्की की राह चला, यही मकसद लिए तो आयोजित हो रहा है दिव्य कला। मेरे प्यारे परिवारजनों, संस्कार धानी जबलपुर में दिव्यांग जनों के हैंडीक्राफ्ट और कला का भरपूर संगम देखने को मिल रहा है, तो आप भी आइए। इसी के साथ बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट की तरफ। हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से मीडिया में आई झलकियां और अधिक समावेशन और सशक्तिकरण के लिए सहयोग के प्रति डिपार्टमेंट की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। ये साझेदारी प्रभावशाली पहलों को आगे बढ़ाने और सार्थक अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, इस पोस्ट के बारे में आपको बता दें कि इसमें डिपार्टमेंट बताते हैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून और अन्य 6 संस्थानों के मध्य समझौते के बारे में। इस पोस्ट के साथ ही डिपार्टमेंट शेयर करते हैं इसके प्रिंट मीडिया कवरेज की कई छवियां। डिपार्टमेंट अपनी अगली पोस्ट में लिखते हैं, NIEPVD देहरादून ने दिव्यांगजनों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 6 संस्थानों के साथ की साझेदारी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए। देश भर में 6 संगठनों के साथ हस्ताक्षरित इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोवैज्ञानिक सहायता,
ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा, तकनीकी अनुप्रयोगों में पहुंच, आधुनिक शिक्षण और सीखने की सामग्री का उपयोग और विशेष शिक्षा में काम करने वाले शिक्षकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हमारे सामने है और हमें विश्वास है कि इन सहयोगों का सकारात्मक प्रभाव निकट भविष्य में दिव्यांगजनों के जीवन पर स्पष्ट होगा। ये साझेदारी महत्वपूर्ण संसाधनों और सहायता तक दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच सुनिश्चित करके उनकी क्षमताओं और कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ने फेसबुक पर इस पोस्ट के साथ साथ ही साझेदारी ज्ञापनों से जुड़ी कई तस्वीरें भी साझा की गई, जिसमें कई मान्यवर अधिकारी ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से चर्चाएं करते हुए भी नजर आते हैं। साथ ही साथ मान्यवर अधिकारी गण एक साथ खड़े होकर इन साइन की गई MOUs को कैमरा की तरफ दिखाते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट की तरफ। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने आज लोक सेवा जागरूकता पहल के तहत फिल्म समावेशी भारत विकसित भारत का शुभारंभ किया। ये फिल्म दिव्यांग लोगों की रोजमर्रा की चुनौतियों को उजागर करती है, जो समाज में उनके प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति बढ़ाने का प्रयास करती है। इस अवसर पर सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये एक बेहतरीन प्रयास है। हमें दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और हर क्षेत्र में सुलभता पर विचार करना चाहिए। ये सराहनीय है कि फिल्म निर्माता और PVR जैसी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। जीवन में सहजता के साथ गरिमा का होना बहुत जरूरी है। ऐसी फिल्में समाज में दिव्यांग लोगों के प्रति संवेदनशीलता का दृष्टिकोण विकसित करती हैं और सशक्तिकरण का संदेश फैलाती है। श्री अग्रवाल ने दिव्यांगों के प्रति समावेशी माहौल बनाने के लिए समाज के हर एक वर्ग के सहयोग की बात की। ये फिल्म नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी कि NCPEDP द्वारा PVR आइनॉक्स लिमिटेड, एम्फेसिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से बनाई गई है। दोस्तों, अपनी अगली पोस्ट में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग साझा करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाएं। दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक और उच्च ग्रेड छात्रवृत्ति योजनाओं का सुनहरा अवसर। शिक्षा को अभी अपनी ताकत बनाएं और अपने सपनों को पंख लगाएं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अभी आवेदन करें और अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत करें। दोस्तों, इसके साथ साझा किए गए ग्राफिक्स पर डिपार्टमेंट लिखते हैं छात्रवृत्ति 2024-25 पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाएं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2024। याद रहे, आप विजिट करें www.scholarships.gov.in पर। एक अन्य पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर गीता जौहर के नेतृत्व में कोलंबिया बिजनेस स्कूल के 40 छात्रों के एक समूह ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के सचिव MSJE श्री राजेश अग्रवाल जी के साथ एक गतिशील सत्र में भाग लिया। चर्चा में भारत में विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों PWD के लिए समावेशी विकास, सुलभता और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की परिवर्तनकारी भूमिका पर गहन चर्चा की गई। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने कुछ तस्वीरें भी साझा की गई हैं, जिसमें पोडियम पर बात करते हुए सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी को साफ देखा जा सकता है तथा उनकी बातें सुनते हुए और कार्यालय के सामने फोटो खिंचाते 40 कोलंबिया बिजनेस स्कूल के छात्रों को साफ देखा जा सकता है। इसी के साथ ये सेक्शन यही समाप्त होता है। दोस्तों, आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये नया सेक्शन और साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स कैसा लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज है
जो ऑथेंटिक है और आपको लगता है कि इससे विकलांगता जगत में कई लोग एक साथ जुड़ पाएंगे या कोई लाभान्वित हो सकेगा, तो ऐसी खबरें आप हमें भी भेज सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल लिख सकते हैं या फिर YouTube के कमेंट सेक्शन के जरिए भी आप इन्हें हम तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल वक्त हो चला है शो के समाप्त होने का। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से सुनते हैं हेडलाइंस। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियमों में किए नए संशोधन। एनपीआरडी ने नए संशोधनों की कड़ी आलोचना। दिल्ली सरकार दिव्यांगों को देगी हर माह 5,000 रुपए की पेंशन, आतिशी कैबिनेट ने लगाई मुहर। वेल्लोर के ई सेवा केंद्र को जल्द ही दिया जाएगा एक रैम्प। दिल्ली सरकार बनाएगी विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत। सुनेंगे जॉब ओपनिंग के बारे में। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में पिछले 7 महीनों से नहीं बन रहे हैं विकलांगता प्रमाण पत्र। विशेष नौकरियों की भर्ती में अनुभव में छूट की मांग को लेकर विकलांगों का डीएलबी पर धरना। बेंगलुरु में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरी विकलांग महिला, वीडियो सामने। लैंसेट की नई रिपोर्ट के आंकड़े हो सकते हैं डरावने। भोपाल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर